एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो कैप्टन सोइबा की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। यह तस्वीर आप लोगों ने जरूर देखी होगी उस वीडियो में, जो कि चीन की तरफ से गलवान क्लैश बताया गया था। इसके बाद इंटरनेट पे कैप्टन सोइबा एक हीरो की तरह आए सामने और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने इनको पुरस्कृत भी किया। अब चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के द्वारा इनकी बुराई या आप एक तरह से कह सकते हैं इनकी जो हिम्मत है उसको कम आंकते हुए एक लेख लिखा गया है। इस लेख में ये कहा गया है कि ये भारत के नागा ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं और नागा ट्राइब्स की ये आदत ही होती है कि वो इस प्रकार से अपनी पावर को दिखाते रहते हैं और प्रदर्शन करते रहते हैं ताकि वो इंडियन कल्चर में घुल मिल पाए। एक तरह से वो कह रहे थे कि नागा कल्चर जो है वो लड़ाकू कल्चर है और भारत का भी लड़ाकू कल्चर होने के कारण इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए इस प्रकार से कैप्टन सोइबा ने किया। उनके लेख में यह भी लिखा गया कि मणिपुर के सीएम के द्वारा उनको पुरस्कृत करना, ये जो कैप्टन के द्वारा जो गलत चीज की गई थी, लड़ाई स्टार्ट की गई थी, ब्लडी क्लैश स्टार्ट किया गया था, उसको बढ़ावा देना है और ये बिल्कुल ही गलत है। कुल मिला के जिस तरह से उन्होंने गलवान क्लैश में अपने वीडियो में भारत को अग्रेसर दिखाने का प्रयास किया, वो चीज उन पर उल्टा पड़ गई और इंटरनेट पे ये दिख गया कि चीन किस प्रकार से पिटाई खाया है गलवान में। एक तो वो अपनी संख्या सही नहीं बता रहे हैं, इस चीज पर भी वो अपने लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार कर ले रहे हैं कि गलवान क्लैश में मारे गए लोगों के खिलाफ, चीनी सैनिकों के खिलाफ उनकी जनता बोल रही है तो उनको अंदर कर दे रहे हैं, जेल में डाल दे रहे हैं। और अब जब वो वीडियो उनकी उल्टी पड़ गई, चीन की एक्चुअलिटी सामने आ गई, तो अब वो ये कह रहे हैं कि फिर से उसी चीज को दिखा रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि भारत की तरफ से जो ट्राइब्स हैं वो अपने पावर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भारत में वो घुल मिल सके। एक तरह से भारत को फिर से अग्रेसर दिखाने की बात की जा रही है। बात करते हैं टर्की की। टर्की हमेशा ही हर फोरम में पाकिस्तान को अपने साथ ले चलने के लिए, क्योंकि अगर कुत्ते को साथ लेकर चलना है तो उसको पट्टे से बांधना जरूरी होता है, तो यही पट्टा उनका कश्मीर का काम करता है। अगर पट्टा न भी बंधे तो कश्मीर का नाम सुनते ही पाकिस्तान नामक कुत्ता किसी भी देश की तरफ जा सकता है, तो टर्की उसका उचित इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान अपने मर्सनरीज यानी कि लड़ाकुओं को, यानी कि अपनी सेना के लोगों को या ऐसे भाड़े के टट्टूस को लड़ने के लिए टर्की की तरफ से भेजता है। तो इसी चीज का इस्तेमाल फिर से 46वें ह्यूमन राइट काउंसिल की जो मीटिंग हो रही थी, सेशन स्टार्ट हो रहा था, उसमें सभी देशों के विदेश मंत्री आए और उन्होंने अपने अपने जो भाषण है वो दिए। भारत ने भी दिया, यूएस ने भी दिया, भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री वहां गए हुए थे। उन्होंने वैक्सीन की बात को सामने रखी, पीस की बात को सामने रखी, डेमोक्रेसी की बात को सामने रखी और भी अन्य चीजों पर बात किया। पर जब टर्की का नंबर आया तो उसने अपने खुद के पाले पे गोल मारते हुए कश्मीर की बात उठा दी। अब जब किसी भी देश के राजनेता यूएन में जब कोई भाषण देते हैं तो यदि कोई देश का नाम आता है या किसी देश के बारे में बात की जाती है, उसकी बुराई या ऐसी गलत चीजें फैलाई जाती हैं, तो उस देश के वहां पर प्रतिनिधि जो होते हैं उनको उसका रिप्लाई करने का अधिकार होता है। भारत की तरफ से जो परमानेंट कमीशन वहां पर है, उसकी दूसरी सेक्रेटरी बनी सीमा पुजानी ने इसका जवाब टर्की को दिया और यूएन में ही दहाड़ते हुए वो जवाब दिया। उस जवाब को आप सुन के आपको समझ में आएगा कि भारत में किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं। उन्होंने साइप्रस का मुद्दा उठाया। हम जानते हैं कि टर्की ने नॉर्दर्न साइप्रस को 1974 से हथियाया हुआ है और 1984 में यूएनएससी यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये रेजोल्यूशन पास हो चुका है कि ये जो एरिया है वो यूनाइटेड नेशन एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफर कर दी जाए और उसके बाद उसका उचित जो कार्रवाई है वो की जाएगी। पर अभी तक टर्की ने ऐसा नहीं किया है। तो यही चीज याद दिलाते हुए हमारे जो यूएन में परमानेंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने टर्की से ये कहा कि ऐसे लोग जो कि अपने खुद की सोसाइटी को दबा कर रखते हैं, उनको पीसते रहते हैं, वो किसी दूसरे देश के इंटरनल मैटर पे ना बोले। क्योंकि टर्की ने यह बोला था कि कश्मीर में भारत जो जुल्म कर रहा है, और उन्होंने ये नहीं बताया था कि पाकिस्तान किस प्रकार से टेररिज्म फैला रहा है कश्मीर में, वो सब चीज नहीं बताई, जुल्म करते बताया। तो इसी चीज का जवाब देते हुए हमारे जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि जो देश अपने लोगों को दबा कर रखता है वो किसी दूसरे को
हिदायत न दे। उनका यह भी कहना था कि टर्की जो प्रीच करता है, जो बताता है, जो बोलता है, खुद उसको पहले इंप्लीमेंट करना चाहिए। जिस प्रकार से अभी तक उन्होंने यूएन रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो पहले वो किसी चीज को इंप्लीमेंट करे तब जाके कहीं बोले। वहीं फिर से टर्की की ही अगर बात की जाए तो टर्की 9 फरवरी को एक बड़ा सा उन्होंने समारोह किया और ये कहा कि वो मून पर जा रहे हैं। 2023 में वो हार्ड लैंडिंग करेंगे मून की, और अलग अलग कई स्पेस मिशंस के बारे में उन्होंने कहा। अभी तक टर्की इस प्रकार की किसी भी स्पेस मिशन में रुचि नहीं रखता था, या रखता भी था तो थोड़ी बहुत रखता था, पर अचानक से ये रुचि सामने आने लगी है, और वो भी ऐसे समय में जब चाइनीज वायरस के कारण हर देश की इकोनॉमी डाउन चल रही है, टर्की की भी इकोनॉमी डाउन चल रही है। तो अब उनको स्पेस मिशन का क्या ख्याल आया, जबकि यूरोप में कई स्पेस मिशन चलते हैं और उनका फायदा हर यूरोप की कंट्रीज को प्राप्त होता है। कुछ लोगों का, जानकार लोगों का यह मानना है कि टर्की के पास अभी कुछ 250-300 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइलें हैं। वो चाहता है कि कुछ 2500 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली उनको मिसाइलें प्राप्त हो, और न्यूक्लियर मिसाइलें तो वो चाह ही रहा है, न्यूक्लियर बम तो वो बनाना चाह ही रहा है, जिसके लिए वो पाकिस्तान की हेल्प तो ऑलरेडी ले ही रहे हैं। तो कुल मिला के वो एक न्यूक्लियर मारक क्षमता रखने वाली 2500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखने वाली मिसाइल बनाना चाहते हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो उनका स्पेस मिशन है ये केवल एक मुखौटा है। वो 2 से 3 साल में बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी प्राप्त करना चाह रहे हैं, और वो ऑफिशियली प्राप्त करना चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि जो रॉकेट्स होते हैं उनमें कुछ उसी प्रकार के प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल में किया जाता है। इसके अलावा उसको दिशा देने के लिए भी सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही चीज चाहते हैं कि स्पेस मिशन से उनको प्राप्त हो जाए। बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका चीन के कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। आपको पता है हम्बनटोटा पोर्ट ऑलरेडी वो चीन के हवाले कर चुके हैं 99 सालों के लिए। अब $2.2 बिलियन का वो कर्ज चीन से लेने जा रहे हैं। इसमें $1.5 बिलियन का करेंसी स्वैप कर्ज होने वाला है। इसके अलावा $700 मिलियन का वो चाइना के बैंक से कर्ज लेंगे, जिसमें कि $200 मिलियन उनको चाइनीज युआन प्राप्त होंगे। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि श्रीलंका की स्थिति गड़बड़ है। 2009 में उनका जो फॉरेन रिजर्व था वो $4.2 बिलियन तक पहुंच गया था, और उसके बाद सबसे कम इस बार $4.8 बिलियन वो हो चुका है। जाहिर सी बात है कि उनकी गवर्नमेंट को, उनको देश को चलाने के लिए जो फॉरेन करेंसी की आवश्यकता है वो किसी ना किसी देश से उनको चाहिए। $500 मिलियन की तो ऑलरेडी भारत ने हेल्प की हुई है। भारत की हेल्प के साथ साथ वो चीन के खेमे में भी है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।